नमस्कार जी, मैं जसपाल सिंह और स्वागत है सारे दर्शकों का ब्रेन ऑन टीवी के ऊपर। दर्शकों, वैसे तो ये चैनल बेसिकली हम पंजाबी में चलाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दा ही ऐसा हमारे सामने आ गया है कि जिसकी वजह से हमें हिंदी में बात करनी पड़ रही है। वो मुद्दा ऐसा है कि जो 26 जनवरी को 2021 में जो किसानों के द्वारा लाल किला के ऊपर झंडा फहराया गया, उसके बारे में तरह तरह के विचार सामने आ रहे हैं और नेशनल मीडिया ने तो उसको तो ऐसे साबित करने की कोशिश की जैसे पंजाब के लोगों ने, यहाँ किसानों ने, कुल मिला के जितने भी किसान थे वहाँ पे, चाहे हिंदू भी था, कोई मुसलमान भी था, किसी भी जाति धर्म का था, उनको ऐसा प्रभाव देने की कोशिश की जा रही है अब तक कि किसानों ने इस देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की या इस देश को तोड़ने की कोशिश की। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं बीजेपी की IT सेल की तरफ से। सो उसी के बाबत बात करेंगे और मेरे साथ हैं स्वरणजीत सिंह जो बठिंडा से हैं और सिख बुद्धिजीवी हैं और अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखते हैं और ये जो भी बात करते हैं उनके प्रूफ ये अपने साथ लेके चलते हैं। तो आज भी जो ये बात करेंगे भी उस दिन क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्या झंडा फहराना ठीक था या गलत था, उसके ऊपर ये तमाम सारे सबूत लेकर हमारे सामने, आपके सामने आए हुए हैं। सो इनसे बात करने से पहले मैं स्वरणजीत सिंह जी का स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सर, मेरा पहला सवाल है, आप मुद्दा तो समझ ही चुके हैं भी क्या बात है जी। 26 जनवरी 2021 को जो झंडा फहराया गया किसानों के द्वारा, उसको ऐसे साबित किया जा रहा है, कुछ लोग तो पाकिस्तान की साजिश बोल रहे हैं, कुछ लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं देश के ऊपर कब्जा करने का जो इल्ज़ाम है किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या झंडा फहराना लाल किले के ऊपर संविधान के खिलाफ जाता है, देश के खिलाफ जाता है, या उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ था? आपकी क्या राय है इसमें? सबसे पहले तो मैं ब्रेन ऑन टीवी जो नेटवर्क है, जो टीम है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। कि आप बहुत फेयर होकर, जो एक पत्रकार का फर्ज होता है, आप बेबाकी से देश को सच्चाई के सामने रूबरू आप करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। उसके बाद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह संबोधन करता हूं और इसके साथ मैं थोड़ी सी इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं अपनी बुद्धि के मुताबिक कि आज तक हो नहीं सका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कोई किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए नहीं है। आमतौर पर खालसा शब्द के अर्थ ये लिए जाते हैं कि शुद्ध, प्योर, मगर ये गलत है। खालसा शब्द फारसी का शब्द है। इसका मतलब ये है कि वो जायदाद जो शहनशाह से सीधी संबंधित है, भगवान के अकाल पुरख, तो जो क्रिएटर है और जो ये ग्लोबल यूनिवर्सल मनुष्य जाति है, मर्द हैं, औरतें हैं, मेल है, फीमेल है, जो ये क्रिएशन है ऑलमाइटी की, ऑलमाइटी शहंशाह है और खालसा जो है ये उसकी सीधी जायदाद है। कोई शख्स, कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, कोई हिटलर के रास्ते पर चलने वाला, कोई मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाला, कोई चंगेज खान, कोई बाबर, कोई भी आक्रांता किसी दूसरे मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकता। ये नेचर है। इसलिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह का मतलब है सारी मनुष्य जाति उस क्रिएटर की औलाद है, उस क्रिएटर की जायदाद है, फतेह भी उस क्रिएटर की ही होगी। सर, अब पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। पॉइंट पर आने से पहले मैं अपने देशवासियों से एक शेर साझा करना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वाह जी वाह। देश की हालत इस समय बिल्कुल इस शेर की तर्जमानी के मुताबिक बन गई है जी। आगे चलते हैं। बात वो चलते हैं कि झंडा जो फहराया गया किसानों ने, पहली बात तो ये अफवाह फैला दी गई सारे देश में, ये जो देशद्रोही मीडिया है, हर वो पत्रकार देशद्रोही है, हर वो मीडिया देशद्रोही है जो सच्चाई को छुपाता है और झूठ को मैनिपुलेट करके परोसता है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। सो देशद्रोही मीडिया ने यह अफवाह फैलाई कि तिरंगे का अपमान हो गया है। तिरंगे को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई।
तिरंगा लेकर तो गए थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तिरंगा किसी एक का थोड़ा है, जी। 138 करोड़ भारतीयों का तिरंगा है, 138 करोड़ भारतीयों का लाल किला है जी। लाल किला कोई स्पेशल, कोई अगर हम बोले कि हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मैं टोकता हूं आपको, जैसे सिख नौजवानों के द्वारा वहां पे झंडा फहराया गया, कल को हिंदू कम्युनिटी के लोग भी बोलेंगे कि हम भी वहां भगवा झंडा फहराएंगे, मुस्लिम लोग भी वहां पे फैलाएंगे, तो इससे क्या आपको लगता नहीं कि माहौल बिगड़ेगा? बिल्कुल। वैसे मेरी जो पर्सनल जाति राय है, सभी को हक है, उसमें क्या है, मुसलमान भी इंडियन है, हिंदू भी इंडियन है, सिख भी इंडियन है, जैन, बौद्ध, पारसी, वैष्णव, शैव, शाक्त, तांत्रिक, सभी हम इंडियन हैं जी। वो हमारा धरोहर है, हमारे लिए है। आगे चलते हैं। सर मैं जानना चाहता हूं, जैसे झंडा फहराया गया, आप मेरा पॉइंट समझिए, इसका एक तो संवैधानिक पक्ष क्या होगा, और दूसरा क्या तिरंगे के साथ में क्या पहली बार वहां पे लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया सिखों का निशान साहब, जिसको खालिस्तानी झंडा बताया जा रहा है? जो देश में नफरत फैलाते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकती जी। अगर देश में अमन होगा, शांति होगी, चैन होगा, तभी इसकी तरक्की होगी। हम आते हैं झंडा फहराने पर। सिखों ने, किसानों ने लाल किले की जो वो फसील है जहां पर तिरंगा झूल रहा था, वो तिरंगा भी झूल रहा था, तो साइड में जो हरी क्रांति के हीरो थे, जिन्होंने इनको यूएसए, अमेरिका की PL 480 से गुलामी से निजात दिलाई, उनका किसान का झंडा भी फहराया गया जी, और साथ ही निशान सा फहराया गया। मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि क्या यह पहली दफा हुआ? हाँ, इसी पॉइंट क्या इसी लाल किले की फसील पर 2014 में, 2015 में, 2016 में मनजिंदर सिंह सिरसा, GK साहब वगैरह, जो बादलदार और बीजेपी की जो ये घी और खिचड़ी हैं, जो ये बोलते, बादल साहब बोलते थे कि हमारा तो पति पत्नी का रिश्ता है, तो पति पत्नी वालों ने, बीजेपी वालों ने, अकाली दल वालों ने 2014 में, 2015 में, 2016 में दिल्ली फतेह दिवस मनाते हुए लाल किले की फसील पर सिख नौजवानों ने, जो जुगराज सिंह तरनतारन का है, उसने तो एक झंडा ही फहराया ना, डंडा सा जी, बहुत खूबसूरत 2 झंडे और नीले रंग का झंडा भी दिल्ली फतेह दिवस के मनाते हुए 2014 में, 2015 में और 2016 में वहां पर फहराया गया जी। अगर वो कानूनी था, अगर वो संवैधानिक था, तो फिर ये कैसे गैर कानूनी है, ये कैसे गैर संवैधानिक है, ये कैसे देश तोड़ने की बात, ये कैसे देश तोड़, जहां देश कैसे टूट गया? वहां तो सरकार ने खुद मिलकर झंडा फहरवाया, सरकार, सेंटर में भी उसकी सरकार और पंजाब में भी उसकी सरकार जी। और दिल्ली दिवस को मनाते हुए, दिल्ली फतेह दिवस को मनाते हुए 1783 में जब जथेदार बाबा बघेल सिंह जी ने जीता था लाल किले को मुगलों से, देश को तो सिखों पर नाज होना चाहिए जी, कि मुगलों से फाइट किसने की? सिखों ने। पंजाब भी था, गैर सिख भी थे और भी थे, तो उन्होंने क्यों लाल किला नहीं जीता? बघेल सिंह ने क्यों जीता जी? बघेल सिंह के वारसों ने 26/1/2021 को अगर लाल किले पर किसानी झंडा फहराया, उनका हक था, निशान साहब फहराया, उनका हक था जी। दिल्ली फतेह दिवस के संबंध में 2014 में, 2015 में, 2016 में 2 निशान साहब फहराए जा सकते हैं, वो ठीक है, वो भी केसरी रंग के, और जैसे आपने बताया कि एक नीले रंग का भी झंडा था उसमें। झंडा अभी उसमें फोटो दी मैंने आपको हम दिखाएंगे दर्शकों को, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं वो सारी तस्वीरें, साथ के साथ वो जो हैं सारे प्रूफ हैं, हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको। और मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि गजब की बात एक और है जी, ये इतना नफरत फैला दी गई प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, तूफान खड़ा कर दिया, ये खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी झंडा फहरा दिया, ये लाल हो गया किला, ये शर्मनाक हो गया, ये कलंक हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया। देशवासियों, आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, 26/1/2021 की जो रिपब्लिक डे परेड हुई राजपथ पर,
उसमें जो पंजाब की झांकी थी उसमें भी केसरी निशान साहब झूल रहा था। उसको प्राइम मिनिस्टर ने देखा, उसको राष्ट्रपति ने देखा, उसको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देखा, वो तो जस्टिफाइड है। आर्मी चीफ भी वहां थे, तीनों, नावल और एयरफोर्स और इन्फेंट्री जी, चीफ ऑफ आर्मी और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इन्होंने न्यू क्रिएशन की है, रॉ के मुखी और सभी एजेंसियां, हर प्रकार की एजेंसियां, डोवाल भी वहां पर बैठा हुआ था जी। वो तो ठीक है, किसी ने एतराज नहीं किया। अगर वो झंडा, लाल किले वाला झंडा खालिस्तानी है, तो जो परेड हो रही थी वो झंडा क्यों नहीं खालिस्तानी हुआ? उसको तो सब लोग देख रहे हैं। और जसपाल बेटा, मैं इसमें आपको और बता देना चाहता हूं और देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि ये जो निशान साहब है, सिर्फ ये एक ही झंडा है इंटरनेशनल, ग्लोबली, दुनिया में जो ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। ये बात ये है देशवासियों कि ये जो खंडे का और तलवारों का जो निशान है, नीले रंग का अंदर निशान है और झंडा जो केसरी है, ये किसी एक खास व्यक्ति का, किसी समूह का, किसी समाज का, किसी सो का नेशन का, किसी ऐसी बात नहीं है। ये यूनिवर्सल है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत लापला। बिल्कुल, ये हर सुबह और शाम को, दोपहर को जब भी सिख अरदास करते हैं उसमें ये नारा बोला जाता है। दुनिया में जितने भी धर्म है उनके झंडे हैं, किसी भी धर्म का झंडा यूनिवर्सल नहीं है, वो अपनी अपनी बात करता है जी। ये निशान साहब रिप्रेजेंट करता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसको तो तड़फना ही नहीं चाहिए। ये तो सभी का है, ये सारे देश तो का वेलकम करना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था। ये सारी दुनिया का है। दूसरी बात, इसने तुम्हें भिखारी से दाता बना दिया है। सर वो आपने बात क्लियर कर दी। मैं झंडे की थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर भी आना चाहता हूँ। झंडा इजाद कैसे हुआ, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई इस झंडे की? ऐसा है कि ये गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक ये झंडे का रंग सफेद होता था जी। जो मेरी गूगल की सर्च है, इसमें मैं देशवासियों को, हिस्टोरियंस को बेनती करूंगा कि इसको वो भी देखें, घोखें और अगर मैं गलत हूं तो ठीक करें। बिल्कुल, क्योंकि ये देश के लिए है जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने निज के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा जिसका मेरे पास सबूत नहीं है जी। कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो देश के, देशवासियों के भले के लिए नहीं हो। मैं यहां पर बहुत अच्छी मैं बता रहा था आपको कि गुरु नानक जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक झंडे का रंग सफेद था जी। गुरु हरगोबिंद साहब इन्वेंटर हैं बसंती, जैसे केसरी बोल देते हैं वैसे वो बसंती है। बसंती है, बिल्कुल। वो गुरु हरगोबिंद जो 6वें सिख गुरु थे, उनकी ये इन्वेंशन है। उन्होंने 2 निशान साहब अकाल तख्त बनाया, जहांगीर की ताकत को चुनौती दी, जहांगीर के जुल्मों को चुनौती दी, सरबत के भले के 2 निशान साहब अकाल तख्त के सामने झुलाए, जो आज भी झुल रहे हैं जी। उन निशान साहबों को मिटाने के लिए बिना वजह आतंकी हमला 1984 में किया गया, मगर वो निशान साहब अब भी जुड़ रहे हैं, उसके दुगनी शान से जुड़ रहे हैं जी। तो जो ये बसंती और केसरी जो है, ये इन्वेंशन गुरु हरगोबिंद साहब की सी थी। और मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, ये वही निशान साहब है जिसने ग्वालियर के किले से 52 तथा कथित हिंदू राजाओं को छुड़वाया था। वाह जी वाह, क्या बात। ये वही निशान साहब है जिसको ये बोल रहे हैं खालिस्तान बना दिया, तोड़ दिया, शर्मनाक हो गया, कलंक हो गया। उनके जो हिंदू राजा थे उनको ग्वालियर के किले से छुड़वाया गया, जहांगीर की कैद से। और मैं वहां पर गया हुआ हूं। ग्वालियर में हर रोज लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी। वहां पर लिखा हुआ है कि पहले गुरु हरगोबिंद साहब थे और उनके साथ 52 तथा कथित हिंदू राजपूत राजे थे जो जिंदा वापस गए। उनसे पहले जो भी कैदी होकर ग्वालियर के किले में गया उसकी डेड बॉडी गई। अच्छा, वो उसको छोड़ा ही नहीं गया? छोड़ा नहीं गया, वो वहां मर गया। बहुत बड़ी बात आप, ये मेरे को भी नहीं मालूम था इसके बारे में। ये वो निशान साहब है गुरु हरगोबिंद साहब का। और यारो देशवासियों, इतनी थैंकलेसनेस, आप इतने अकृतज्ञ हैं। नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि देशवासियों का कोई कसूर है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, मीडिया है जो
एक खास तरह देशवासियों का कसूर ये है कि 73 साल हो गए हैं, हम आज तक जो श्रीयुड, धूर्त, चंडाल, कमीने, मक्कार आदमी हैं, हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। हम समझ नहीं रहे कि असलियत क्या है। सर अब झंडे को आगे बढ़ाइए। हाँ, आज ये इंसाफ साहब ने आग लगा दी है। क्या हो गया? ये कोई किसी सुप्रीम कोर्ट का वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं जी, तो वो शरेआम कह रहे हैं कि भाई ये कोई गैर कानूनी हुआ ही नहीं जी, ये कोई इलीगल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कृत्य हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो लीडिंग रिप्यूटेड रिनाउंड एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं, वो बहुत इसकी वो एडवोकेसी कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। वही निशान साहब था जो गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु हरगोबिंद साहब के वारिस थे। तो फिर अनंतपुर साहब क्यों आए? हिंदू कश्मीर से अनंतपुर साहब क्या कोई रिश्तेदारी थी? सोचने वाली बात है ये। अनंतपुर साहब क्यों आए? कश्मीरी पंडित औरंगजेब के सताए हुए वो 1.25 मन जनेऊ उतार कर आप समझ सकते हैं मेरे देशवासियों कि कितने हिंदू मुसलमान हो रहे थे, कितना बड़ा जुल्म हो रहा था, कितना बड़ा जुल्म हो रहा था। और दुनिया में गुरु तेग बहादुर साहब इंसान के ह्यूमन राइट्स के झंडा बरदार बनने वाले और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स की थीसिस देने वाले गुरु तेग बहादुर जी हैं। उनका भी झंडा यही था। तब ये झंडा ठीक था, तब नफरत नहीं फैलाता था ये झंडा। हाँ, तब ये फ्लैग ठीक था। ये निशान साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने तथा कथित 52 हिंदुओं को ग्वालियर से छुड़वाया। सर मैं थोड़ा सा टोकता हूँ, शर्म की बात यही है जिनको छुड़वाया गया था उन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह के ऊपर हमले किए बाद में। ये ऐसे ही करेंगे, ये कृतगण है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ, वो जो बेटी होती है द्रौपदी को भरे बाजार में अल्पनंगा कर दिया। मैं नहीं बोलता, वेद व्यास बोलता है। महाभारत पढ़ लो, वहां भीष्म बैठा हुआ था, वहां विदुर बैठा हुआ था, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धे, कोई बोला नहीं। वो बिल्क रही थी, वो फटकार रही थी इनको। ये वो लोग हैं, ये अकृतज्ञ थैंकलेस लोग हैं। कुछ लोग हैं और जो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर अभी हमारा जो इशू है वो झंडे के ऊपर है। मैं झंडे पर आता हूं, मैं झंडे पर ही आ रहा हूं। मैं झंडे पर आ रहा हूं कि जब गुरु तेग बहादुर जी, इसी निशान साहब वालों ने ह्यूमन राइट्स इनके हिंदुओं के बचाए, औरंगजेब की बलिदान दे दिया चांदनी चौक में, तब ये निशान साहब ठीक था। साथ कितने सिखों को शहीद किया गया, पानी में उबाल के, किसी को जैसे लकड़ी नहीं काटते बीच में से आरे के साथ, जी जी जी, सर से लेके पूरा उनको 2 पीस में काट दिया गया और एक को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल। और एक को बड़े से पतीले में उबाल दिया, आलू की तरह उबाल दिया गया। तब वही झंडा था। इनका कहने का तात्पर्य ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु तेग बहादुर साहब का जो सर था वो कलम कर दिया गया दिल्ली में, तो वो झंडा वही था जो आज किसान लेकर। इससे भी आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, जाना चाहिए। झंडे के मुतल्लिक निशान साहब के बारे में आगे चलते हैं। ये इतिहास है जी। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण का लड़का अपनी शादी करके डोली लेकर आ रहा था जी। तो रास्तों में वो ये 50-60 आदमी थे और 4-5 पठानों ने वो डोली लूट ली। उस ब्राह्मण की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उसको उठाकर ले गए। ये बात हरि सिंह नलवा के सामने लाई गई तो उसी वक्त हरि सिंह नलवा ने अपने खालसा, अपने सिंह भेजे और उस पठानों को शोध कर वो लड़की सही सलामत बाइज्जत वो उसको लाया गया और वो जो उनके वो जो परिवार था, जो दूल्हा था, ससुर था, जो उनको सौंप दिया गया। मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि ये भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा जी। हाँ, ये इतिहास में लिखा हुआ है। मेरे मुंह से देशवासियों जो बात निकलेगी मैं उसका सबूत दूंगा। कोई बकवास बात नहीं करने बैठा। जिम्मेवारी के साथ आप कह रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी लेकर बोल रहा हूं इसको जी। ये सभी जानते हैं, ये किसी हिस्टोरियन से पूछ लो। मैं आगे चलता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं जी। वो ब्राह्मण लड़की जब उसके दूल्हा ने और उसके वो बारात वालों ने ये कहकर उसको नहीं अपनाया तो वो लड़की बोली हरि सिंह नलवा को कि पिताजी आपने मुझे बेटी कहा है, ये पहले भी मेरी इस्मत नहीं बचा सके,
अब आप मुझको इनके साथ आप तोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं मतलब। मैं जाना नहीं चाहती, आप भेज रहे हैं, ये मेरी इस्मत नहीं बचा सकेंगे। इस्मत मतलब इज्जत। हाँ, आप समझ रहे हैं ना। जी जी जी। औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इस्मत होती है, इज्जत होती है उसकी। तो वो इतिहास में हर्षर्न कौर बनी। अच्छा, वो औरत। हाँ, वो बीबी। ओहो, वो अपने दूल्हे के साथ नहीं गई, हरि सिंह नलवा ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसको बेटी बनाया, अमर सिखाया और उसकी ट्रेनिंग दी। और वो हर्षर्न कौर थी जब महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे नौनिहाल सिंह की शादी में जमरौद किला से फौजें जो थी वो लाहौर में गई हुई थी, तो बहुत कम फौजें थी, उनका जथेदार महान सिंह था जमरौद में जी। तो हरि सिंह नलवा बीमार था पेशावर में, तो जमरौद से पेशावर कम से कम 50 किलोमीटर होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर दूर था। कोई बात नहीं, दूर था जी। उस समय 50 किलोमीटर भी बहुत था। तो रातों रात उस शेरनी ने, हर्षर्न कौर ने घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में वो चिट्ठी लेकर जथेदार महान सिंह की जमरौद के किले से वो पेशावर पहुंचती है और हरि सिंह नलवा जी को वो चिट्ठी देती है। ऐसी औरतों की, इस हिंदुओं की औरतों की इस्मत बचाने वाला यही निशान साहब था। हरि सिंह नलवा का भी यही निशान साहब था। फिर हरि सिंह नलवा बीमारी की हालत में भी फौजें लेकर वो पठानों से भिड़ा। ये वही निशान साहब है जिसने मिसलें बनाई पंजाब में 1799 में मिसलें बनाई जी। ये वही निशान साहब है जिसने 1834 में जमरौद का किला बनाया जी। उससे पहले 1500 बीसी से लेकर 1834 तक इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि जितने भी आक्रांता आ रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट जमरौद पास जो वो दर्रा है उससे ही आते थे, जो हमलावर आक्रांता विदेशी हमलावर जो भी आते थे, जिन्होंने हजारों साल भारत को, इंडिया को गुलाम बनाकर रखा। इनमें इतनी अकल नहीं थी कि उसको बंद करते, वहां पर किला बनाते, उसकी सभी इकट्ठे होकर वहां पर फौजें रखते जी। वो भी सिखों ने, इन निशान साहब वालों ने 1834 में हरि सिंह नलवा ने वो फोर्ट बनाया। आज वो गवाह है इस बात का, हिस्ट्री मौजूद है, वो हिस्ट्री मौजूद है जमरौद में। आगे चलते हैं, ये तो हो गई सिख इतिहास की बात। यही निशान साहब था जिसके महाराजा रणजीत सिंह को दुनिया में आज अभी लेटेस्ट दुनिया का बेस्ट रूलर चुना गया है, नंबर 1 पे। वो महाराजा रणजीत सिंह इसी निशान साहब वाला था। 5000 इतिहासकारों ने पुष्टि की इस बात की कि वो सबसे बेस्ट। BBC हिस्ट्री मैगजीन के सर्वे में महाराजा रणजीत सिंह को दुनिया का बेस्ट रूलर ऐलाना गया है। वो यही झंडा लेकर चलता था। और सर, शर्म की बात है कि इस देश में कोई हिलजुल हुई नहीं। इस देश में जश्न मनाना चाहिए था कि हमारे देश का एक सिख राजा जो इस भारत का है उसको नंबर 1 ऐलान कर दिया गया, लेकिन कोई बात ही नहीं निकली। जसपाल जी वो तो कहते हैं आप सिख ही नहीं है, वो तो हमारी आईडी आइडेंटिटी, जो अभी मैं आपको बात करने वाला हूं देशवासियों के साथ, वो तो कहते हैं आप हिंदू हैं, वो तो कहते हैं आप हिंदुओं से निकले हैं। अब इसमें एक बात आ गई जी, 26/1/2021 को जब वो महान योद्धे तरनतारन के जुगराज सिंह ने जो खालसे का यूनिवर्सल जो रिप्रेजेंटेशन है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, जब उसका निशान सा फहरा दिया तो सारे देश गर्क हो गया, देश काला हो गया, देश का मुंह काला हो गया, ये खालिस्तान बन गया, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। ये वही निशान साहब है जो गलवान में आज भी झूल रहा है। और मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पास सबूत है, ईस्टर्न लिंक है वेबसाइट, वो खोलिए कि जब 15/6/2020 की रात को 20 फौजियों को पीट कर वो निहत्थे थे, कूट कर चीनियों ने मार डाला। उसमें एक सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल, फुल कर्नल संतोष बाबू जी, तेलुगु देशम का। किसी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर का मारे जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यही निशान साहब वाले सिख थे जिनमें एक 23 वर्ष का गुरतेज सिंह था, मानसा डिस्ट्रिक्ट का। वो अमरधारी था, उसने अपने गात्रे की कृपान से 12 चीनियों को मारा। उसको परमवीर चक्कर नहीं दिया। वो परमवीर चक्कर डिजर्व करता है, उसको नहीं दिया क्योंकि वो सिख है। वैसे सिख हिंदू ही हैं,
वैसे सिख हिंदुओं से निकले हैं। बात फिर वो 26/1/2021 में मैं आता हूं। मोहन भागवत कहता है, आरएसएस कहती है कि सिख कोई अलग कौम नहीं है। हाँ जी। ये तो हिंदू ही हैं, ये तो हिंदुओं से निकले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तरन तारण के जुगराज सिंह ने लाल किले की फसील पर किसानी झंडा फहराया और निशान सा फहराया, वो पर हिंदू का ही था। पर इतनी आग क्यों लगा रहे हो देश में? अगर सिख कोई अलग नहीं है, सिख हिंदू हैं, सिख हिंदुओं से निकले हैं, तो फिर वो निशान सब हिंदुओं का ही है। मोहन भागवत, मैं तुमसे पूछता हूं, फिर क्यों देश में आग लगा रखी है कि निशान सा फहरा दिया, खालिस्तान बना दिया, कलंक हो गया, ये शर्मनाक हो गया। सभी ये जटपूजिए पत्रकार, देशद्रोही पत्रकार बकवास कर रहे हैं टुच्चे कि ये तो बहुत खतरनाक हो गया। अरे भाई, तुम्हारी वर्डिंग में, तुम्हारी शब्दावली में तुम कहते हो सिख अलग कौम नहीं है, माना जी, मान लिया। तुम बोलते हो कि सिख हिंदू हैं, तुम बोलते हो कि सिख हिंदुओं से निकले हैं, तो फिर ये निशान सब हिंदुओं का है, तो फिर हिंदुओं का भरा दिया गया। देश बताए, इस सवाल का जवाब दे। सोचने वाली बात है। ये साबित हो गया कि सिख एक अलग कौम है। सिखों को मैं थैंक्स करता हूं देशद्रोही टुच्चे पत्रकारों का, आरएसएस का और मोहन भगवत का और दिल्ली पुलिस का। अगर चांदनी चौक पे कुर्बानी दी है तो चांदनी चौक से लाल किला कोई ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल साथ साथ ही। और वो यही निशान साहब वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज गलवान में वही निशान साहब ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और इसमें और बात है, जब और सर 1947 को जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था तो सिखों ने कश्मीर को बचा के रखा था। वो इसी निशान साहब वाले थे, निशान साहब वाले थे। उसमें जनरल बिक्रम सिंह जी, जनरल कुलवंत सिंह, जिनको मरवा दिया गया था, जी, वही योद्धा थे। और उन्होंने बोला था नेहरू को कि हमें 2 दिन और दे दो, हम सारा ले लेंगे जी। और नेहरू ने वो यूएनओ में ले गया। ये निशान साहब के बारे में बात क्लियर हो गई कि ये कोई पाप नहीं, बिल्कुल ये कोई गैर कानूनी नहीं हुआ, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। और जो वो किसान नेताजी हैं बोल रहे हैं कि हमारे 50-50 साल का तजर्बा है, वो बलबीर सिंह राजेवाल और वो गुरनाम सिंह चंडूनी और वो जोगिंदर सिंह उग्राहा वगैरह, तो उनको सोच लेना चाहिए कि वो माफी किस बात की मांग रहे हैं। उन्होंने माफी मांगी है देश से, वो एक डर से माफी मांग रहे हैं। तो डरने वाले किसानों के लीडर नहीं हो सकते, किसानों को कोई फायदा पहुंचाने वाले लीडर नहीं हो सकते, ये किसानों को कुछ लेने वाले नहीं है। चलो सर, ये हम सोचते हुए भी उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनका मनोबल ना टूटे, वो लोग बैठे हुए हैं। तो मैं माफी चाहता हूं। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा, मगर जो नौजवानों को बाप ने संभालना था, ये 70-70 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये 10,000 नाइट के कमरों में रह रहे हैं। किसान मैं आपको टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। इस चीज को छोड़ दो, जो भी हो रहा है हम छोड़ दिया, आगे बढ़ो बस। मैं इनसे यही विनती करूंगा कि बुजुर्गों, राजेवाल जी, चुनूनी साहब और उग्राहन साहब, अपने बच्चों को संभालो। बच्चे आपके ठीक हैं, कोई उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया। अब चलते हैं आगे जी। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।